कभी सोचा है कि दुनिया पूरी तरह से अफरा तफरी में क्यों नहीं डूब जाती? मतलब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो है नहीं, ना ही कोई ग्लोबल पुलिस फोर्स है। तो फिर आखिर क्या है जो इस पूरी व्यवस्था को एक साथ जोड़े हुए है? चलिए आज हम उसी अनदेखे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं, जो ये तय करता है कि देश एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। हाँ, यही तो है असली सवाल। सोचिए जरा, जब कोई एक बॉस है ही नहीं, तो फिर नियम कानून कैसे चलते हैं? देश अपने झगड़े कैसे सुलझाते हैं? इसका जवाब दरअसल इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ बहुत ही बुनियादी उसूलों में छुपा हुआ है। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी किरदार है वो है राष्ट्र राज्य, यानी कि नेशन स्टेट। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ा खिलाड़ी है और सारा खेल असल में यहीं से शुरू होता है। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो दुनिया अलग अलग आज़ाद देशों में बटी हुई है। हर देश अपनी सरहदों के अंदर अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। खैर, कम से कम कागज़ पर तो यही सच है। यही आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स का बेसिक ढांचा है। आज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 17वीं सदी के यूरोप में साल था 1648, जब पीस ऑफ वेस्टफेलिया नाम का एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसने न सिर्फ एक बहुत लंबे और भयानक युद्ध को खत्म किया, बल्कि पहली बार इस आइडिया को पक्का किया कि हर राज्य अपने इलाके का मालिक खुद है। कोई भी बाहरी ताकत, जैसे उस वक्त का चर्च, उसमें दखल नहीं दे सकती। और बस यहीं से इस सिस्टम की नींव पड़ी जिसे हम आज भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटा लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा, राष्ट्र और राज्य के बीच का। राष्ट्र एक कल्चरल फीलिंग है जो एक जैसी भाषा, विरासत या संस्कृति से जुड़ी होती है, जैसे कि भारतीय राष्ट्र। वहीं राज्य एक पॉलिटिकल यूनिट है जिसकी अपनी सरकार है, अपनी तय सीमाएं हैं, जैसे कि भारत राज्य। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तब बनता है एक राष्ट्र राज्य। तो ठीक है, अगर राष्ट्र राज्य ही खिलाड़ी हैं, तो सवाल ये उठता है कि वो खेलते कैसे हैं? उनके हर मूव, हर कदम के पीछे की असली वजह क्या होती है? जवाब सिर्फ 2 शब्दों में छुपा है: शक्ति और हित। इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, हांस मॉर्गेनथाउ। उन्होंने इसे बहुत अच्छे से समझाया। देखिए, राष्ट्रीय शक्ति का मतलब सिर्फ सेना या हथियार नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की वो टोटल कैपेसिटी है जिससे वो दुनिया में अपने लक्ष्य हासिल कर पाता है और दूसरे देशों से अपनी बात मनवा सकता है। और ये शक्ति आती कहाँ से है? ये कई चीज़ों से मिलकर बनती है। किसी देश का भूगोल कैसा है, उसके पास संसाधन कितने हैं, उसकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है, मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजी में वो कहाँ खड़ा है, ये सारी चीज़ें मिलकर ही उस देश की राष्ट्रीय शक्ति को तय करती हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है: राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट आपका लक्ष्य है, जैसे देश की सुरक्षा या आर्थिक तरक्की। और राष्ट्रीय शक्ति यानी नेशनल पावर उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है, यानी आपकी ताकत। किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, वो इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। तो जब हर देश अपने हितों के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर दुनिया में एक तरह का ऑर्डर बनाए रखने का एक तरीका है शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर। ये एक बहुत पुराना और आज भी काफी असरदार आइडिया माना जाता है। इसे आप एक सीसॉ झूले की तरह सोचिए। अगर एक तरफ वजन ज्यादा होने लगता है, तो दूसरा देश या कुछ देश मिलकर दूसरी तरफ अपना वजन डाल देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। सीधा सा मकसद यह है कि कोई एक देश पूरी क्लास का दादा ना बन जाए। और ये बैलेंस बनाने के भी कई तरीके हैं। देश आपस में दोस्ती कर सकते हैं, मतलब गठबंधन बना सकते हैं, अपनी फौजी ताकत बढ़ा सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों के मामलों में सीधे दखल भी दे सकते हैं। ये सब दुनिया के चेस बोर्ड पर चली जाने वाली रणनीतिक चालें होती हैं। शक्ति संतुलन के अलावा दुनिया में शांति बनाए रखने का एक और मॉडल भी है। ये मॉडल होड़ पर नहीं बल्कि सहयोग पर आधारित है। इसे कहते हैं सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये एक बिल्कुल अलग, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी सोच है। यहाँ कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन ले लेता है। इसका सीधा सा आइडिया ये है कि अगर सब मिलकर किसी एक हमलावर का सामना करेंगे तो कोई भी देश हमला करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। इसका जो मूल मंत्र है ना, वो इस मशहूर लाइन में छिपा है: एक सबके लिए, सब एक के लिए। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और सबकी एक साझा जिम्मेदारी का विचार है। इतिहास में इसे आजमाने की कोशिशें भी हुई हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। आज हमारे पास संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर टिका है।
इसकी सिक्योरिटी काउंसिल को यही काम सौंपा गया है कि वो दुनिया में शांति बनाए रखे। तो अब हमारे पास दुनिया को चलाने के दो अलग अलग ब्लूप्रिंट हैं। एक कंपटीशन पर आधारित है और दूसरा कोऑपरेशन पर। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर इनमें क्या फर्क है और कौन बेहतर है। यहाँ फर्क एकदम साफ दिखता है। शक्ति संतुलन में हर देश अपने फायदे के लिए खेलता है और उसका मकसद होता है किसी को भी सुपर पावर बनने से रोकना। वहीं दूसरी तरफ सामूहिक सुरक्षा में सभी देश एक बड़े लक्ष्य यानी विश्व शांति के लिए मिलकर काम करने का वादा करते हैं। जाहिर है दोनों के अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं। शक्ति संतुलन किसी एक देश की दादागिरी तो रोक सकता है, लेकिन इससे अक्सर हथियारों की होड़ और दुनिया में तनाव भी बढ़ता है। वहीं सामूहिक सुरक्षा कमजोर देशों के लिए एक ढाल की तरह है, पर यह तभी काम करती है जब सब बड़े देश राजी हों, और यहीं वीटो पावर का पेच आ जाता है। यानी कुछ ताकतवर देशों के पास किसी भी एक्शन को अकेले ही रोकने की शक्ति होती है। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज की दुनिया में जहां रोज नए गठबंधन बन रहे हैं और क्लाइमेट चेंज जैसी साझा चुनौतियां मुंह बाई खड़ी हैं, हम असल में किस रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम आज भी पुराने शक्ति संतुलन की राजनीति में ही फंसे हैं, या फिर हम वाकई सामूहिक सुरक्षा के उस आदर्श की ओर बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।